हेलो एवरीवन, मैं राधिका गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का 7th चैप्टर। ये 7th वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले की जितनी वीडियोस थी उनके थ्रू आपको सभी चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो जो चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं उसका नाम है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो वैसे तो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी पृष्ठ पर यानी किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर जो भी वो तनाव महसूस करता है जिस भी किसी कारण से, उसे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको एक बारी में समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि साइंस में आपको कंसेप्ट समझने हैं, क्योंकि आपसे प्रॉपर डेफिनेशन एसएससी नहीं पूछता है। आपको कंसेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड आया तो इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले जो मुझे आपको समझाना है वो समझाना है, दो तरीके के बल होते हैं, दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक जिनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस यानी संजक बल, और दूसरी होती हैं अडहेसिव फोर्सेस यानी असंजक बल। तो ये होती क्या है, सबसे पहले ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूं। देखिए, ससंजक यानी कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जब मैं आपको बनाकर ही दिखा देती हूँ। कोहेसिव फोर्सेस यानी ससंजक बल। अगर आप एक ही पदार्थ को ले रहे हो तो एक ही तरीके के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है, यानी आपने एक ही कोई मैटर पकड़ लिया, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी आपकी कोहेसिव फोर्स। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो होगी आपकी कोहेसिव फोर्स। तो अगर ये कोई पदार्थ है, इसके बीच में जो अणु है उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है अडहेसिव या फिर असंजक बल। असंजक बल क्या होगा, अगर किन कोई दो तरीके के पदार्थ है, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस पेन को मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो जो मेरे हाथ के अणु होंगे और जो इसके अणु होंगे उनके बीच में भी कोई ना कोई एक बल लग रहा होगा। तो जब दो अलग अलग तरीके के अणुओं के बीच की आप फोर्स लेते हैं, उनके बीच का बल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स या फिर असंजक बल। तो हम पढ़ सकते हैं, इसमें यही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो एक ही पदार्थ के जो बीच में अणु है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में यानी ठोस में। इसीलिए उनकी जो शेप है, जो उनकी आकृति है वो बिल्कुल निश्चित है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सॉलिड है, ये एक ठोस है। तो इसके जो अणु है, इसके अणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा ससंजक बल होता है। इसलिए वो इतना ज़्यादा ससंजक बल है, इतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस हैं कि ये अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा ही नहीं सकते। और जब अपनी जगह छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं तो जैसे वो थे हमेशा वैसे ही रहेंगे। तो इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, दैट्स व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड शेप। यानी ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप इनके आकार निश्चित होते हैं। इसके अलावा तो अगर सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम किस में होगा, गैस में। तो यही आ गया नेग्लिजिबल इन गैसेस, यानी जो गैस हैं गैसों में इनका इस बल का मान नगण्य होता है। तो ये थी आपकी कोहेसिव फोर्सेस। अडहेसिव फोर्सेस छोटी सी हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी अगर आपने सब्सटेंस ही डिफरेंट ले लिए, उनके बीच में जो फोर्स होगी उनके पार्टिकल्स के बीच में, उसको आप बोलेंगे अडहेसिव फोर्सेस। सेम यहीं पर दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आप अडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन, यानी जिसके ऊपर आपका मेन चैप्टर था, यानी कि पृष्ठ तनाव। तो ये पृष्ठ तनाव है क्या, ये सरफेस टेंशन होती क्या है। तो पहले आपको मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता दूं। नॉर्मली
ये लिक्विड्स और गैसेस में की प्रॉपर्टी है, यानी आपके जो द्रव होते हैं वो और गैस ही सिर्फ इसको दिखाते हैं। तो होता क्या है कि उनका जो सतह होती है, ऊपरी जो सतह होती है, वो हमेशा इस तरीके से रहती है जैसे वो किसी प्रकार के तनाव में हो, यानी वो फ्रीली नहीं रहती। तो ये जो रहेगी ना, ये जो टेंशन रहेगी उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसकी वजह से, इस बल की वजह से, इस पृष्ठ तनाव की वजह से जितनी भी सतह है वो ये कोशिश करती है। अब आप एक बात बताइए ना, याद करने का तरीका क्या है कि अगर कहीं पर तनाव है तो आप कोशिश करेंगे ना वहां आप ना जाएं, कम से कम जाए। सेम यही, जिसकी सतह पर तनाव होता है उसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं। नॉर्मली सिर्फ दो जगहों में दिखेगा आपको ये, दो ही चीज़ों में दिखेगा, या तो द्रव में या तो आपको गैस में। तो अब होता क्या है, इस तनाव की वजह से उनमें क्या हमें देखने को मिलता है। इस तनाव की वजह से सबसे मेन चीज़ आपने देखा होगा, जो पानी की बूंदें हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप की होती हैं, गोलाकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास बिल्कुल सेम मटेरियल है, यानी मेरे पास जिस चीज़ से मुझे कोई चीज़ बनानी है वो बिल्कुल इक्वल है, तो अगर मैं उतने ही सामान से आप ये समझो कि मैं गोला बनाऊं यानी स्फीयर बनाऊं, एक क्यूबॉइड बनाऊं, एक क्यूब बनाऊं, एक सिलेंडर बनाऊं, एक कोन बनाऊं, यानी मैं अलग अलग शेप बना लूं, तो उनमें सबसे कम एरिया जो होगा, सबसे कम क्षेत्रफल जो होगा वो होगा गोले का। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर कहीं पे तनाव होगा तो वहां आप जाओगे ही नहीं, राइट। सेम, अगर कहीं पे सरफेस टेंशन है तो वो ये कोशिश करती है कि मेरा एरिया कम हो जाए, सबसे कम एरिया हो जाए, यानी मेरा क्षेत्रफल बिल्कुल कम हो जाए। तो सबसे कम क्षेत्रफल होता है स्फेयर का, यानी गोले का। तो इसलिए ही पानी की बूंदें आपने देखी होंगी हमेशा स्फेयर की शेप में होंगी, यानी गोले की शेप में होंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। property by which liquid has the tendency to have a minimum surface area। ये वो गुण है जिसकी वजह से कोई भी द्रव्य चाहता है कि उसका क्षेत्रफल बिल्कुल कम से कम हो जाए। एज इफ, क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है जैसे, मतलब सतह को ऐसा लगता है या द्रव को ऐसा लगता है जैसे कि इट वर अंडर टेंशन लाइक अ स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसको ऐसा लगता है कि ये हमेशा एक टेंशन के अंदर है। यानी आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई बर्तन है और आप सिलिकॉन का, आजकल वो आते हैं लिड, ढक्कन आते हैं सिलिकॉन के, उनको खींच के उस पर लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसको ये लगता है कि उसकी सतह पर कोई एक ऐसी इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक का मतलब है बिल्कुल जिसको आप खींच सकते हो, एक ऐसी मेम्ब्रेन ऊपर जकड़ी हुई है, तो इसलिए वो तनाव में रहता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति, यानी द्रव क्या कोशिश करेगा कि उसका क्षेत्रफल कम से कम हो जाए, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव में रहता है। यानी ऊपर का जो पृष्ठ है वो किसमें, उसको क्या लगेगा कि वो किसमें है, तनाव में है। लिक्विड ड्रॉप, ये मैंने अभी आपको बताया और ये पेपर में कई बार आ चुका है, लेकिन बहुत पहले क्वेश्चन ये आया था कि जो द्रव की बूंदें होती हैं वो गोलाकार जो होती हैं वो किस कारण होती हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं, ये इसका आंसर है। लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन एज स्फेरिकल है, स्फेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम। अगर मैं, मेरे पास सामान सेम है तो मतलब अगर मैं मान लूँ कि मैं मिट्टी लेकर आई हूँ और मेरे पास 100 सेंटीमीटर की वो मिट्टी है, तो मुझे उनसे अलग अलग शेप बनानी है, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, स्फेयर का, यानी गोले का। आप पढ़ सकते हैं। द्रव पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार आकार लेती है क्योंकि गोले का सबसे कम आयतन, सबसे कम क्षेत्रफल होता है। सबसे कम क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सरफेस टेंशन अभी बहुत लंबा टॉपिक है, आप देखिए इसके अंदर अभी बहुत सारे टॉपिक्स आगे चलेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो सरफेस है, जो ऊपर का पृष्ठ है, उस वो तनाव रहता है, किसी भी कारण रहता है, और उस वजह से वो ये कोशिश करता है कि वो अपना क्षेत्रफल कम से कम कर ले, वो अपना एरिया कम से कम कर ले। सिर्फ ये है आपका सरफेस टेंशन। अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाने वाली हूँ। फॉर्मूले की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये ऐसी डेफिनेशन हैं जो शायद आपको समझ ना आए, इतनी हार्ड नहीं है, समझ आ जाएंगी, लेकिन आपको लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ दिमाग में बिठाना है इसका फॉर्मूला या इसकी यूनिट। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
का भी ले लीजिए। चलिए, अब मैं बात करती हूँ इसकी दूसरी डेफिनेशन की, यानी इसके साइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इट इज मेजर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स। चलिए ये छोड़ दीजिए, मैं आपको सबसे पहले समझा दूं ये कह क्या रहा है। ये कोई द्रव था, ये इसका सतह है। तो आपने देखा है मैंने एक ऐसी इमेज बना रखी है इस पे। ये बोलता है सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, कि अगर मैं सरफेस पे, सतह पर एक काल्पनिक लाइन बना दूं, एक इमेजिनरी लाइन बना दूं, ये है आपकी इमेजिनरी लाइन, ये मैंने अपने आप बना दी। तो सरफेस टेंशन क्या है कि उस पे 90 डिग्री के एंगल पे कितना तनाव है, 90 डिग्री के एंगल पे कितनी फोर्स लग रही है दोनों तरफ से। तो आप देख रहे हो ये 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रही है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में क्या है कि अगर एक इमेजिनरी लाइन में बना दूं, एक काल्पनिक लाइन में बना दूं, तो उस पे दोनों तरफ से, राइट लेफ्ट दोनों एंड से, उस पे कितना कितना डिग्री का मैं फोर्स लगा रही हूँ, कितना कितना मैं बल लगा रही हूँ, वो होती है सरफेस टेंशन। आप देख सकते हैं मेजर्ड बाय द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे कितनी फोर्स लग रही है, ऑफ ईदर साइड का मतलब दोनों साइड पे, ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी सरफेस के प्रॉपर टेंजेंट पे होगी, उसको टच करते हुए जाएगी। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायग्राम ये याद होना चाहिए कि जब सरफेस टेंशन की बारी आई थी तो हमने कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया था, एक इमेजिनरी लाइन थी और उस पर फोर्स हम देख रहे थे, उस पर बल हम देख रहे थे कि कितने कितने डिग्री पर लग रहा है। हिंदी पे आ जाइए। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य, लंबवत का मतलब वही 90 डिग्री का काम। इसका मतलब क्या है, सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं टी से, टी से हम सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, पृष्ठ तनाव में हमने बल लगाया और किस पे लगाया, एक लेंथ यानी लंबाई पर लगाया। तो सेम यही, हमने कितना बल लगाया, कितनी फोर्स लगाई और कितनी लेंथ पर लगाई, ये फॉर्मूला होगा आपके सरफेस टेंशन का, यानी T इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो कि आप कितना काम कर रहे हो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में, अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को इंक्रीज करना है, हल्का सा लंबा खींचना है, तो मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, उसको भी हम सरफेस टेंशन ही बोलते हैं। तो मैंने वैसे आपको सरफेस टेंशन की अभी 3 डेफिनेशन समझा दी। सबसे पहली जो पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन थी वो यही थी कि इंग्लिश की बात करूं तो लिक्विड्स जिसकी वजह से सबसे कम एरिया करना पसंद करते हैं, यानी द्रव जिस तनाव की वजह से अपना क्षेत्रफल कम से कम रखना पसंद करते हैं, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। मेन डेफिनेशन यही है, यही ज़्यादातर पूछी जाती है। दूसरी मैंने आपको बताई कि काल्पनिक लाइन पे दोनों तरफ से जो फोर्स लगेगी उसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एल, यानी कि बल बटे लंबाई। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है वो क्या है कि अगर आपको इसकी लंबाई हल्की सी बढ़ानी है, यानी वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, सॉरी लंबाई नहीं, अगर आपको एरिया बढ़ाना है, एरिया ही तो कम हो रहा था, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट, अगर आपको बस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ाना है तो आप कितना काम करोगे, उसको आप बोलोगे सरफेस टेंशन। समतापीय अवस्था में यानी बिल्कुल संतुलित अवस्था में द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को इकाई द्वारा बढ़ाने पर किया गया कार्य पृष्ठ तनाव कहलाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी चलिए, ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपने इसका फॉर्मूला बताया था टेंशन का फोर्स बटे लंबाई, यही बताया था ना। सेम आपने एक और बताया, बल्कि इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हम कितना कार्य कर रहे हैं उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, तो वर्क अपॉन एरिया यानी कार्य बटे क्षेत्रफल। तो अब आप इसकी 2 यूनिट बना सकते हैं, इसकी वजह से आएगी न्यूटन
पर मीटर, क्योंकि बल की यानी फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, तो आपकी यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर। और ये वर्क अपॉन एरिया की यूनिट क्या होगी? वर्क की होती है, कार्य की होती है जूल, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी जूल पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो देखते हुए या इससे पहले वीडियो में भी मैं एसआई यूनिट निकालना सिखाती हूँ, मैं एसआई मात्राएं निकालना सिखाती हूँ, अगर आपको उनमें दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पुराने लेक्चर्स हैं वो दोबारा, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक बेसिक, जैसे अभी आपको अगर वर्क की दिक्कत हुई तो आपको वर्क को रिवाइज करने की जरूरत है। अब रिवीजन आपके ऊपर है, अगर आप पीडीएफ देख के आपका रिवीजन हो रहा है आप पीडीएफ देख के कीजिए, अगर आपको ऑडियो सुन के हो रहा है तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, साथ में अपना काम कर सकते हैं, उसको सुनते रहिए, क्योंकि आप एक बार कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से अगर देख चुके हो तो दूसरी बार आपको बस सुनने की जरूरत है, वो अपने आप आपका हो जाएगा। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद करना बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जो पृष्ठ है वो तनाव के अंदर है, लेकिन आप एक नॉर्मल सी चीज देखिए, अगर मैं पानी को भी गर्म कर देती हूँ वो भाप में बदल जाता है, तो यानी उसके जो कण है, उसके जो अणु है वो उड़ रहे हैं, यानी वो तनाव खत्म हो गया। तो यानी अगर आप तापमान बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये जो तनाव था, जो सरफेस टेंशन है, वो घट जाता है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा, अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? देखो, आप गर्म कर रहे हो, आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, तो ये गर्म होता गया होता गया होता गया, गर्म होने के बाद ये उबल गया। जब आप और गर्म करोगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें पानी भी होगा और जिसमें वाष्प भी होगी। तो ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो चीजें एक साथ रह सकती हैं, दो चीजों का अस्तित्व होगा एक साथ, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप खुद सोचिए कि जब पानी भाप में बदल गया, मतलब वहाँ तनाव नहीं है, और अब दोनों हैं, पानी भी है और भाप भी है, मतलब ना तो पानी में तनाव है ना भाप में तनाव है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही में ही तनाव होता है ना। जो सरफेस टेंशन है वो सिर्फ दो चीज़ों की तो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो लिक्विड्स की यानी द्रव की और एक गैस की। तो अगर दोनों ही है वहाँ पे, मतलब दोनों में ही तनाव नहीं है, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो यही ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर है जो जूल पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, और ताप बढ़ाने पर यह घटता है और क्रांतिक तापमान पर जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्रांतिक तापमान क्या है? यही जो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया, यही होता है तापमान, जो उन परिस्थितियों को संकेत करता है जिनके तहत पदार्थ की दो अवस्था सह अस्तित्व में हो सकते हैं। यानी ऐसा तापमान जिस पे कोई भी पदार्थ अपनी दो अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर इंडिकेट्स द कंडीशंस अंडर विच टू फेसेस ऑफ मैटर कैन कोएग्जिस्ट। तो ये था आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये था आपका सरफेस टेंशन। तीन डेफिनेशन पढ़ी हैं। सबसे पहली कि आपको एरिया कम करना है, क्षेत्रफल कम करना है। दूसरा, आप कितना काम कर रहे हो उसका एरिया बढ़ाने में, तो यानी कितना कार्य कर रहे हो उसका क्षेत्रफल बढ़ाने में, यानी वर्क अपॉन एरिया। और तीसरा, आप कितना बल लगा रहे हो एक लंबाई पर, तो फोर्स बट अपॉन एल, यानी बल बटे लंबाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है कैपिलरी ट्यूब या फिर कैपिलैरिटी। कैपिलरी ट्यूब आपने देखी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ब्लड टेस्ट के टाइम पे, या अगर आप हॉस्पिटल गए हो तो डेफिनेटली आपने देखी होगी। ये होती है कैपिलरी ट्यूब, बिल्कुल पतली पतली। जो टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए उसका बिल्कुल पतला रूप, वो होती है कैपिलरी ट्यूब, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं केशनली। आप ये समझिए इसकी त्रिज्या यानी इसकी रेडियस बहुत बहुत कम होती है, बहुत कम रेडियस की होती है, और बहुत मतलब इसकी लंबाई तो होगी, और इसका जो ये क्षेत्रफल है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब पूरा जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब यानी केशनली।
अ ट्यूब हैविंग वेरी नैरो एंड यूनिफॉर्म बोर, एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर छेद होगा जो कि बहुत पतला होगा और एक जैसा होगा पूरी लेंथ में। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, बोर की जगह यहाँ पे रेडियस, तो इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। लेकिन हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? जो हम ये पढ़ रहे हैं कैपिलरी ट्यूब यानी केश नली, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती है और वो इसी रीज़न की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैपिलरिटी की, यानी कि केशिकत्व की। तो ये होता क्या है, देखिए, अगर आप कैपिलरी ट्यूब यानी केश नली को किसी भी द्रव में डुबाते हैं तो द्रव उसके अंदर या तो ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है। इसको बोलते हैं कैपिलरिटी यानी कि केशिकत्व। अगर आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने क्या किया, ये कैपिलरी थी, अगर मैंने इसको किसी द्रव में डुबा दिया तो होगा क्या, ये द्रव इसके अंदर या तो ऊपर उठ जाएगा, यानी पता लगा यहां तक चला गया, या फिर बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब सिर्फ यहीं तक चढ़ा। तो इसको, इस फिनोमिना को, इस चीज को बोलते हैं कैपिलरिटी यानी केशिकत्व। लिक्विड असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना और डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना इन द कैपिलरी ट्यूब इज कैपिलरिटी। सेम, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ये आ गया। दूसरी चीज, केशिकत्व, अच्छा इसमें कितना ऊपर चढ़ेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन मेन क्या है कि ये जो कैपिलरी है, ये जो आपकी केश नली है, वो कितनी पतली है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी पतली आपकी केश नली होगी, जितनी पतली आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी, उतना ऊपर तक उसके अंदर द्रव जाता है। जितनी केश नली मोटी होगी उसमें द्रव उतना ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। द हाइट ऑफ कैपिलरिटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। सेम, केशिकत्व की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसका भी ले लीजिए। चलिए, अब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। तो ये किस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा कि जो हाइट है यानी कितनी ऊंचाई तक उसमें द्रव चढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि कैपिलरी यानी जो केश नली है उसकी त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितनी है। लेकिन ये जो पूरा फिनोमिना है कि द्रव चढ़ेगा भी या नहीं चढ़ेगा या क्या होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे, कि एक तो आपने जो द्रव लिया है वो कैसा लिया, यानी मतलब अगर आप पारा ले रहे हो तो अलग तरीके से आप पढ़ोगे, आप पानी ले रहे हो तो अलग तरीके से पढ़ोगे। तो हर द्रव का अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो ये डिपेंड करेगा किस पे, द्रव पे। देखो मैं कैसे याद करती थी, मैं ऐसे याद करती थी कि अगर वो आपसे पूछ ले हाइट किस पे डिपेंड करेगी, कि कितनी हाइट तक वो द्रव चढ़ेगा, तो त्रिज्या पे। आपने हाइट ऐसा वर्ड यूज किया मैथ्स वाला, तो रेडियस भी मैंने मैथ्स वाला यूज किया, त्रिज्या भी मैंने मैथ्स वाला यूज किया। लेकिन अगर मैं पूछ रही हूँ कैपिलरिटी, केशिकत्व किस पे निर्भर करेगा, तो कैपिलरिटी में दो ही चीजें तो थी, एक तो कैपिलरी और एक आप जिसको जिसमें डुबा रहे हो, तो इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। कैपिलरी किस चीज से मिलके बनी है, सॉलिड से, तो एक तो सॉलिड पे डिपेंड करेगा, और किस में डुबा रहे हो वो क्या है, द्रव है, तो ये लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप अपने आप को समझाने की कोशिश करोगे तो सबसे बेस्ट लर्न होता है। कैपिलरिटी इज मोर इन अ नैरो ट्यूब, ये समझा चुकी हूँ। जितनी पतली ट्यूब होगी उसमें केशिकत्व ज्यादा होगा, जितनी चौड़ी ट्यूब होगी उसमें कम होगा। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने द्रव ऐसा ले लिया, अगर आपने लिक्विड ऐसा ले लिया जो कैपिलरी की दीवारों को गीला ही नहीं कर रहा, तो वो कम चढ़ेगा, ऊपर तक चढ़ेगा ही नहीं। और अगर आपने ऐसा ले लिया जो कैपिलरी की दीवारों को बहुत गीला कर रहा है, तो वो बहुत ऊपर तक चढ़ जाएगा। द्रव जो कांच को भिगोता है वह ऊपर चढ़ जाता है, लिक्विड विच वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब एसेंड्स इन द ट्यूब, ऊपर चढ़ जाता है। और एक और बात, जो उनका मेनिस्कस होता है, अब ये मेनिस्कस क्या चीज है मैं ये बता देती हूँ। मेनिस्कस का मतलब है
जो यहाँ की शेप बनती है, ये जो बिल्कुल लेयर है इसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो मेनिस्कस होगा वो होगा आपका कॉनकेव, अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि जो लिक्विड विच वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब एसेंड्स इन द ट्यूब एंड द मेनिस्कस इज कॉनकेव। कॉनकेव को हिंदी में हम बोलते हैं अवतल, यानी अंदर को झुका हुआ। कैसे याद कर, अगर आपको ये कॉनकेव कॉन्वेक्स में परेशानी होती है, सबसे आसान है। कॉनकेव में वर्ड आ रहा है केव, यानी गुफा, गुफा में अंदर जाते हैं, तो जो अंदर की तरफ हो वो कॉनकेव। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अवतल अंदर की तरफ हम जाते हैं, तल पे जा रहे हो, तल कहाँ है, अंदर की तरफ है, इस तरीके से। तो जो मेनिस्कस होगा वो कॉनकेव अंदर की तरफ होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मिनिमम। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, ये कॉनकेव इसका मेनिस्कस था, तो एक एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे पता लगता है, एक तो एंगल ये रहा भाई, एक तो लाइन सीधी जा रही है और एक इससे टच होते भी जाएगी, तो ये है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी आपको कांटेक्ट करते हुए जाना है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये है और इसका उत्तल है यानी कॉन्वेक्स सरफेस है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, जो द्रव ऐसे होते हैं जो ये केश नली को भिगोते ही नहीं है। पहली बात तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। आप ये देख लो, ये दो एग्जाम्पल है, ये वाटर है, ये मरकरी है, पारा है। तो पानी जो है वो तो गीला करेगा, ये ऊपर तक जाएगा। मरकरी जो केश नली है उसकी दीवारों को गीला नहीं करता, ये नीचे रह गया। इसका मेनिस्कस कॉनकेव है यानी कि अवतल है, और इसका उत्तल है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा। कैसे, आप देख सकते हैं, एक लाइन तो सीधी जाएगी जैसे उधर गई थी और एक इससे टच होती भी जाएगी, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मैं यही बता रही थी, इतना याद नहीं करना, बस इतना याद करना है कि जो गीला करते हैं वो ऊपर तक जाते हैं, जो केश नली की दीवारों को गीला करते हैं वो ऊपर तक जाएंगे, जो केश नली की दीवारों को गीला नहीं करेंगे वो नीचे रुक जाएंगे। अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके कि अगर आपने पानी ले लिया तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि वो गीला करता है केश नली की दीवारों को। ऐसे ही अगर आपने ग्लास कैपिलरी यानी कि आपने जो कांच की जो केश नली है उसे मरकरी यानी पारे में भिगा दिया, तो पारे में भिगा के क्या होगा, वो नीचे दब जाएगा या नीचे उतरा रहेगा, वो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। तो ये था कैपिलरिटी के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। इसका भी ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन ये थे इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रही थी कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता लगेगा। ये जो केश नली में हमने पढ़ा है, ये जो केशिकत्व पढ़ा है कि कोई भी द्रव ऊपर चढ़ जाता है नीचे उतर जाता है, जब भी बिल्कुल पतली आप केश नली उसमें लगाते हो, यानी कोई भी लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, जब भी आप उसमें कैपिलरी डुबाते हो, तो इसका फिनोमिना का हम यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहला, फ्लोटिंग पेपर सोक्स इंक। फ्लोटिंग पेपर होता है, आपने देखा हो, जो थोड़ा खुरदुरा सा होता है बहुत ज़्यादा, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, अगर ऑयल वगैरह है उसको हटाने के लिए, उसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। तो ब्लॉटिंग पेपर में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे। तो इंक क्या है, द्रव है, और जैसे ही आप ब्लॉटिंग पेपर उसके ऊपर लगाते हो तो ब्लॉटिंग पेपर के जो छेद हैं वो केश नली का काम करते हैं। तो इंक क्या करती है, उसमें चढ़ जाती है और जहाँ पे इंक लग गई गलती से वहाँ से हट जाती है। तो ये इसी वजह से है। इसी तरीके से अगर कोई लैंप है, कोई आपका दिया है, तो उसमें क्या होगा, जो तेल है वो बत्ती में ऐसे ही चढ़ता है, क्योंकि बत्ती क्या है, लंबी होती है और बहुत पतली होती है, तो उसमें जो तेल घुसेगा वो इसी फिनोमिना कैपिलरिटी या केशिकत्व की वजह से बढ़ता है। रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये रूट हेयर्स होते क्या है मैं ये बता देती हूँ। ये आपके प्लांट है, ये आपके रूट्स हैं। तो आपने अगर नोटिस किया हो, इनसे बहुत छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं।
इनसे बहुत छोटे छोटे बाल निकले हुए होंगे जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं। ये रूट हेयर्स हैं ये बहुत पतले पतले बाल निकले हुए होते हैं इनसे, अगर आपने देखा हो तो ये रूट हेयर्स हैं। तो रूट हेयर्स क्या होगा, जब आप इनको हम मिट्टी में पानी देते हैं तो पानी है, अब रूट हेयर्स अंदर से खाली होते हैं क्योंकि इनको पानी पहुंचाना होता है, तो वो किसकी मतलब वो किसकी तरह काम करते हैं, केश नली का काम करते हैं। तो रूट हेयर्स में जो पानी जाता है प्लांट्स में वो कैपिलरिटी की वजह से ही होता है। मिट्टी से पौधों की जड़ों द्वारा पानी का चढ़ना, वो केश नली वाला या केशिकत्व वाला ही काम होता है। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद नॉर्मली मिट्टी में तरेड़ आ जाती है, तो उसके बाद किसान क्या करते हैं, उसको जोत देते हैं, यानी उसको प्रॉपर मिक्स कर देते हैं, लूज कर देते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो तरेड़ बनी हुई थी बारिश के बाद वो केश नली का काम करती, तो पानी का नुकसान हो जाता बहुत ज़्यादा, नीचे से पानी ऊपर आ जाता या वो पूरा सूख जाता। तो इस वजह से, ताकि ऐसा ना हो, तो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर द सॉइल इज लूजेंड एंड स्प्लिट इनटू पीसेस बाय फार्मर्स। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए किसानों द्वारा मिट्टी को जोता जाना। तो ये भी किस लिए होता है, क्योंकि केशिकत्व की वजह से पानी नीचे से ऊपर ना आ जाए। बारिश के बाद नहीं, गर्मियों में आप देख सकते हैं, जब आपने देखा हो सूखे की कंडीशन आती है तो पिक्चर्स भी वही आती हैं जिसमें तरेड़ तरेड़ आती हैं, तो उसके अंदर केश नली बन जाती हैं बहुत सारी। तो उनमें से क्या होगा, नीचे अगर पानी है भी, बहुत जरा सा भी पानी है, वो ऊपर आके उड़ जाएगा वाष्पीकरण से, इवापोरेशन से। उसको रोकने के लिए मिट्टी को पूरा मिक्स करके हल्का सा लूज कर दिया जाता है और उसको पीसीज में बांट दिया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कोई उपग्रह हमने लिया, उसमें हम द्रव में कैपिलरी घुसा रहे हैं, तो क्या होगा, द वाटर राइजेज अप टू द अदर एंड्स ऑफ द ट्यूब बिकॉज ऑफ इट्स जीरो अपरेंट वेट। वो ऊपर तो चढ़ता है, आपको पता है ना, जब भी आप ऐसी एक केश नली या कैपिलरी आप डालोगे पानी ऊपर उसमें चढ़ेगा, लेकिन वहाँ वेट है ही नहीं। यहाँ क्या होता है, आप ऊपर कूदोगे नीचे आओगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आप ऊपर ही नहीं जा पाते ज़्यादा। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो G0 है ना, यहाँ तो जो त्वरण है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, वो जीरो है, तो वेट ही जीरो है, वहाँ पे भार ही जीरो है। तो अगर भार जीरो है तो पूरी कैपिलरी, अगर ये कैपिलरी है तो यहाँ से पानी घुसेगा और ऊपर तक घुस जाएगा। तो ये होता है एक्शन ऑफ टावल ऑन, ये आप पढ़ भी लीजिए। यदि एक कृत्रिम उपग्रह में एक केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी अपने जीरो स्पष्ट वजन के कारण ट्यूब के दूसरे छोर तक बढ़ जाता है। एक और चीज, नहाने के बाद जो टावल यानी जो तौलिया हमारे बॉडी पे काम करता है वो यही करता है, उसमें भी बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो कैपिलरी, जो केश नली का काम करते हैं और हमारी शरीर से पानी वो सोख लेते हैं। हमारा पिघला हुआ मोम का बत्ती तक ऊपर उठना, ये जो मोम है, पिघला हुआ मोम है, आपने देखा होगा, अगर कोई मोमबत्ती खत्म हो गई, आप उस अगर थोड़ी सी भी उसकी बत्ती बची है, आप उस पर हाथ लगाओगे, वो थोड़ी चिपचिपी आपको दिखाई देगी। तो वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे अगर लैंप की बात करूँ, तेल डलता है, तेल भी ऊपर चढ़ेगा, इस तरीके से मोम भी अपनी, अगर मोमबत्ती की बात करूँ तो मोम भी अपनी बत्ती में ऊपर चढ़ता है। बॉल पेन की क्रिया, बॉल पेन में भी तो यही होता है। आप एक चीज सुनिए, उसमें क्या है, बहुत पतला सा रिफिल है, नीचे की जो निब है वो उससे भी पतली है, तो वो किसका काम करती है, कैपिलरी का काम करती है, नीचे की निब, इसलिए उसके अंदर इंक जाती है और उसमें से इंक बाहर निकलती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका भी चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, और इस चैप्टर से अभी रिसेंट में एक आधा क्वेश्चन ही आया है। और जब मैं, जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो उससे पहले के जो प्रीवियस ईयर थे उनमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। If a clean and dry needle is kept slowly on the surface of water, it floats on water due to surface tension. अगर बिल्कुल साफ सुथरी आप सुई को, नॉर्मली अगर आप सुई को पानी में डालते हो नीचे डूब जाएगी, लेकिन अगर आपने बहुत धीरे से उसको रख दिया तो वो तैरने लग जाएगी, वो पृष्ठ तनाव की वजह से ही तैरने लग जाएगी, क्योंकि वहां इतना तनाव होता है, इतना फोर्स होता है कि उसको ऊपर उठा के रखती है। Addition of detergent or soap decrease the surface tension of water and increases the cleansing ability.
जब आप पानी में साबुन डिटर्जेंट अगर डाल रहे हो तो उनका तनाव खत्म हो जाता है। अब क्या है, पानी फ्री हो गया तो वो साफ सफाई अच्छे से कर सकता है। कपड़ों की जो धुलाई होती है वो इसी वजह से अच्छी हो पाती है, क्योंकि जैसे ही आप डिटर्जेंट या आप साबुन डाल रहे हो तो हो क्या रहा है, उनका तनाव खत्म हो रहा है, पानी फ्री है। फ्री का मतलब अब उसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकता है, याद करने का तरीका है। तो होगा क्या, वो कपड़ों की जो सफाई है वो अच्छे से करेगा। डिटर्जेंट या साबुन मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और इसकी सफाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मल, कई बार ऐसा होता है कि पानी है, अगर आप, वैसे तो साबुन वाले पानी के बुलबुले होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मली पानी की कोई बूंद देखोगे, वो बहुत छोटी छोटी बूंद होती हैं, पहली चीज। और जो बुलबुले होते हैं वो भी नॉर्मली छोटे ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो साबुन वाले जो पानी के बुलबुले आप बनाते हो वो बहुत बड़े बड़े भी बन जाते हैं। वो क्यों? वो इसी वजह से, क्योंकि आपने साबुन मिलाया हुआ है, उसका तनाव कम हो गया। अब तो तनाव कम होने की वजह से क्या हुआ, अब वो एरिया तो उसको, अब पहले उसको क्षेत्रफल अपना कम रखना था, एरिया कम रखना था, अब थोड़ी ना रखना है, अब वो बड़े बड़े बुलबुले बनाता है। साबुन के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि साबुन पृष्ठ तनाव को कम करता है। एडिशन, बबल्स ऑफ सोप आर बिग बिकॉज सोप डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन। सेम। नेक्स्ट, जब मिट्टी का तेल पानी पर छिड़का जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। देखिए, नॉर्म, ये क्या बता रही हूँ, आपने देखा होगा जब मलेरिया वगैरह का चलता है कि मलेरिया हो रहा है या मच्छर से होने वाली कोई भी बीमारी हो रही है, तो पानी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मच्छरों का जो वो होता है, लार्वा होता है, जो उनके अंडे होते हैं वो पानी पे तैरते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। तो अब मिट्टी के तेल से हुआ क्या? तो पहली चीज तो ये है कि अब तक क्या हो रहा था कि तनाव की वजह से वो ऊपर तैर रहे थे, पृष्ठ तनाव की वजह से वो ऊपर तैर रहे थे। जैसे ही आपने मिट्टी का तेल छिड़का आपने पानी के ऊपर, तो उसका तनाव कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो अब इतना तनाव कम है कि वो उस अंडे को, उस लार्वा को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तनाव क्या करता है, ये सरफेस है और यहाँ तनाव है बहुत सारा, यानी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर प्रेशर है। तो अब इसके ऊपर कुछ भी चीज तैर सकती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है एक। अब क्या हुआ, आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, मतलब किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे सरफेस टेंशन इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती। मैं अगर बात करूं कि मच्छर के जो अंडे हैं जिनको लार्वा बोलते हैं, मैं उनके कंपैरिजन में उनसे तुलना कर रही हूँ, तो ये वाली जो फोर्स है सरफेस टेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा है। और जो उनका वजन है, जो उनका वेट है, वो बहुत कम है, तो वो तैर जाएंगे। तो अब मुझे किसी भी तरीके से इस सरफेस टेंशन को कम करना है, तो वो मैं कैसे करती हूँ, मतलब हम कैसे करते हैं, हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो वो कम होने की वजह से ये फोर्स कम हो गई, तो जो अंडे ऊपर तैर रहे थे वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। When kerosene is sprinkled on water, its surface tension decreases and the larva of mosquito die due to sinking. Same. तो जब मिट्टी का तेल पानी पर छिड़का जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर के लार्वा डूबने से मर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, जब गरम गरम सूप होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें, लेकिन अगर वो ठंडा हो जाए तो वो टेस्टी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गरम है, यानी आपने उसको तापमान दे दिया तो तनाव कम हो गया, तो वो हमारी जीभ पे पूरे पे फैल जाता है। तो जहाँ जहाँ टेस्ट बड्स होते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे जो जगह है जो टेस्ट का काम करती है, वहाँ तक सूप पहुँचेगा, हमें प्रॉपर टेस्ट आएगा। लेकिन ठंडा जब है तो टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से वो जीभ पे हर जगह नहीं पहुँच पाता। Warm soup is tasty because at high temperature its surface tension is low and soup spreads on all the parts of the tongue. सेम, गरम सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि उच्च तापमान पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जीभ के सभी हिस्सों पर सूप फैल जाता है। अगला, ये आपको लर्न करना है, अब तक आपने पानी में जो भी मिलाया उसकी वजह से उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम ही हुआ, जो सरफेस टेंशन है वो कमी हुई। लेकिन नमक को मिलाने से जो पानी है उसका पृष्ठ तनाव वो ज़्यादा हो जाता है, यानी सॉल्ट को ऐड करने से वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। और इसको याद कराना बहुत आसान है, जैसे चीनी वाला जो पानी होता है बिल्कुल गाढ़ा अगर आप करोगे चाशनी हो जाएगी ना, उसका तो पृष्ठ तनाव बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो वो हिल, मतलब अगर आप पानी खिंडा दो वो बह जाएगा, लेकिन अगर आप चाशनी भी खिंडा दोगे और ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा तो वो बहुत देर में बहेगा। सेम ऐसे ही जो नमक वाला बिल्कुल गाढ़ा पानी होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइन।
हिंदी में भी शायद ब्राइन ही बोलते हैं, PRINE। तो अगर आप नमक मिलाते हो तो वो भी नहीं कहीं पे बह पाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब आप नमक मिलाते हो तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी कुछ सालों में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही तरह के अणुओं के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, जो बल होता है, उसको क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, कोहेसिव फोर्स एंड, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसंजक बल। तो ये चैप्टर से भले ही अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हो या 2-3 साल से नहीं आ रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि इससे पहले बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है हमने कुछ स्क्रीनशॉट नहीं, हमने मिस कर दिए। एक तो इसका, चलिए, तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर आपको एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो उसको बिल्कुल शेयर करना भी मत भूलिए। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो अगर आपको साइंस की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए, अगर आपका कोई और एग्जाम है, तो सबके हमने जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने कोई वीडियो मिस तो नहीं की है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।